हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो क्वेश्चन पेपर अपना डिस्कस कर रहे थे छत्तीसगढ़ वाला, जिसमें हम लोगों ने अब तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था कल। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करना था ना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाई पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग। इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल ग्रुप है जो कि पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग की वजह से पहचाना जाता है? फेल्सपार, फेल्सपैथॉइड, एपिडोट या फिर एरागोनाइड। सो सबसे पहले तो ट्विनिंग क्या है? क्रिस्टल की जो ट्विनिंग होती हैं वो फॉर्म होती हैं जब दो से ज़्यादा पार्ट्स हैं क्रिस्टल के, वो ग्रो करते हैं सेम टाइम पे इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, या फिर इन सेम क्रिस्टल इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, और एक कॉमन क्रिस्टलोग्राफिक रिलेशन को शो करते हैं। तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं कि ये ट्विनिंग शो कर रहा है। लिखते हैं इसको हम लोग, और ऐसा करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, सॉरी, उसके बाद हम लोग इस पे अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जस्ट एक सेकेंड। सो ट्विन क्रिस्टल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसा क्रिस्टल जब ट्विन क्रिस्टल फॉर्म होता है जब टू और मोर पार्ट्स ऑफ सेम क्रिस्टल, टू और मोर पार्ट्स ऑफ सेम क्रिस्टल grow in different orientation. But share a common crystallographic relationship. तो उसको हम बोलते हैं ट्विन क्रिस्टल। कोई ऐसे समझो कि कोई दो क्रिस्टल हैं, वो एक किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलॉन्ग ज्वाइंट हो रखे हैं और अलग अलग तरीके का ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं। ट्विनिंग हो कब सकती है? तो ट्विनिंग 3 टाइम पे हो सकती है। एक तो हो सकती है जब क्रिस्टल ग्रो हो रहा है, तो ड्यूरिंग क्रिस्टल ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ ट्विनिंग। दूसरा डेवलप हो सकती है जब डिफॉर्मेशन हो रहा हो किसी भी क्रिस्टल में, सो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन के टाइम पे हो रही है, ग्रोथ के टाइम पे हो रही थी तो ग्रोथ ट्रेनिंग, डिफॉर्मेशन के टाइम पे हो रही है तो डिफॉर्मेशन ट्रेनिंग। नेक्स्ट हो सकती है जब कभी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, सो ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इन 3 टाइम पे डेवलप हो सकती है ट्विनिंग। अब पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग पूछा गया, तो पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग क्या होती है? सो पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग 2 वर्ड से मिलके बनी है, पॉली प्लस सिंथेटिक, जिसमें जो पॉली है इसका मतलब होता है मेनी, एंड सिंथेटिक मीन्स हो गया टुगेदर। तो पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग क्या है? जब बहुत सारे पैरेलल ट्विन्स लैमली या फिर ट्विन जो लेयर्स हैं, थिन हैं, ऐसे बहुत सारे थिन ट्विन लेयर्स हैं, वो एक साथ हमें रिपीटेड मैनर में किसी सिंगल क्रिस्टल में मिलती हैं। सो पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग मीन्स मेनी पैरेलल थिन लैमली अकर रिपीटेडली विद इन अ सिंगल क्रिस्टल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मैनी पैरेलल थिन लैमेली within single crystal called polysynthetic twinning. सो कोई भी एक ट्विन प्लेन है, उसमें बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ पैरेलल जो ट्विन लैमलीज हैं वो भी हमको मिल सकती हैं।
और जब हम इसको पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये किस तरीके से शो करती हैं, स्टेरिएशन शो करती हैं अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो होते हैं उसके फॉर्म में। So alternate dark and light band in microscope। अब ये डायग्नोस्टिक किसके हैं? सो इनने ऑप्शन क्या क्या दिया है हमको, फेल्सपार, फेल्सपैथॉइड, एपिडोट, एरागोनाइट। तो ये हमें मिलती हैं फेल्सपार में। अब ये हमें सिर्फ फेल्सपार में मिलती हैं, तो आंसर किसका हो गया? हमें आंसर हुआ 10 का ए, फेल्सपार, जिसमें हमें एल्बाइट पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग मिलती है, जो इसका डिस्टिंक्टिंग फीचर होता है, जिसकी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में इन थिन सेक्शन। एंड जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो यूजुअली कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, लो रिलीफ होती है और पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग को शो करता है। ओके, सो जब प्लेन पोलराइज में देखते हैं तो कोई भी ऐसी ट्विनिंग नहीं देता है, बट जब एक्सपीएल में देखते हैं जो हमारा क्रॉस निकॉल होता है उसमें, सो पैरेलल ब्लैक एंड वाइट कलर के जो बैंड अपीयर होते हैं, इन्हीं बैंड्स को हम बोलते हैं पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग। अब कौन सा फेल्सपार इनको शो करता है? तो जो एल्कली फेल्सपार होते हैं वो जनरली पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग्स को नहीं शो करते हैं। जैसे ऑर्थोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज किसको शो करता है? कार्लसमैन ट्विनिंग को शो करता है, कार्लसमैन बाय ऑर्थोक्लेज। एंड जो माइक्रोक्लीन होता है, माइक्रोक्लीन सो क्रॉस्ड है, या फिर उसको बोलते हैं हम टार्टन ट्विनिंग। टार्टन ट्विनिंग। एंड सेकंड कौन सा होता है फेल्सपार? प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, एल्बाइट, ओलिगोक्लेज, एंडिसिन, लेब्रोटराइट, बाइटोनाइट और नॉर्थाइट। तो ये जो होते हैं ये करेक्टरली शो करते हैं पॉलीसिंथेटिक एल्बाइट ट्विनिंग को। नेक्स्ट ऑप्शन था फेल्सपैथॉइड। फेल्सपैथॉइड में कौन आता है? नेफ्लिन, ल्यूसाइड, सोडालाइट, सिलिका डेफिसिट मिनरल्स जो होते हैं वो आते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई शो भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एपिडोट। एपिडोट का करेक्टरिस्टिक क्या होता है? एपिडोट किससे जाना जाता है? तो जो इसका कलर है वो इसका करेक्टरिस्टिक होता है एपिडोट में। इसका कलर कैसा होता है? पिस्ताचियो ग्रीन कलर का होता है, जैसा पिस्ता होता है उस तरीके से पिस्ताचियो ग्रीन कलर का होता है। इसकी रिलीफ आई होगी, स्ट्रॉन्ग प्लियोक्लोरिज्म शो करेगा। एरागोनाइट क्या है? पॉलीमॉर्फ है, CaCO3 का ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम शो करता है। साइक्लिक या फिर कॉन्टैक्ट ट्विनिंग शो करता है। सो पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग कौन शो करता है? जो प्लेजियोक्लेज फेल्सपार है। कार्लसमैन ट्विनिंग शो करता है ऑर्थोक्लेज, एंड टार्टन ट्विनिंग को शो करता है माइक्रोक्लीन। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। Who gave the idea that crystal may be used as a grating for X-ray? ब्रैग, डाना, मिलर। तो जो एक्सरे का यूज है क्रिस्टल्स में या क्रिस्टलोग्राफी में, जियोलॉजी में, जो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर होता है। अगर हम किसी दिन लैब जाते हैं तो आपको, अभी हमारी लैब का जो है XRD है वो थोड़ा ख़राब हो रखा है। हम जिस भी दिन जाते हैं तो आपको XRD का अगर मैकेनिज्म देखना है, किस तरीके से वर्क वगैरह करती है वो क्रिस्टल्स के लिए, तो आपको दिखा सकते हैं। ओके, तो जिस भी दिन हम लैब जाते हैं तो आपको एक लेक्चर बना के दिखा देंगे। तो ये किस तरीके से वर्क करती है, किसने ये आइडिया दिया था, तो ये हम देखते हैं। इसका बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले। तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो जब हमने डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे कितना पता था? जब एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पता था कि, तो इतना पता था कि जो एक्सरे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसका डिफ्रैक्शन जब हमने पता किया तो उसमें हमने क्या देखा कि कितना इसका वेवलेंथ है और कितना रेडिएशन शो करती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से पता थी। जब भी हम बोले ना हम लोगों को पता था, उसका मतलब है कि साइंटिस्ट को पता था। ठीक है, सीरियस मत लेना कि आपको नहीं पता है या पता है भी है तो भी
उसका मतलब है साइंटिस्ट को पता था। तो जो वेवलेंथ है एक्सरे की है वो क्या होती है, बहुत शॉर्टर होती है। अब 0.1 to 0.1 नैनोमीटर टू 1 एंगस्ट्रॉम होती है अप्रॉक्स। सो कोई भी आर्टिफिशियल ग्रेटिंग जो टेक्निक है वो इस स्केल पे हम कर नहीं सकते। तो एक आइडिया था जो था कि रेगुलरली जो स्पेस्ड एटॉमिक प्लेन है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो वो एक्ट कर सकते हैं एज अ नेचुरल 3 डायमेंशनल रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर एक्सरे। आइडिया लिख देते हैं आपको कि द रेगुलरली स्पेस्ड एटॉमिक प्लेन्स inside a crystal can act as a natural 3-dimensional diffraction grating for एक्सरे। ओके, सो ये आइडिया किसने दिया, ब्रैग ने दिया था। ओके, और जो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे थी वो किसने की थी, मैक्स बॉर्न ने की थी। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सरे की नहीं, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन की, जो डिफ्रैक्शन पढ़े हैं इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी मैक्स बॉर्न लीव, इन्होंने की थी। ओके, अब अगर आपको ये सारा कुछ जो बैकग्राउंड है ये नहीं भी पता है, मान लो उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऑप्टिकल मिनरोलॉजी पढ़ते हैं उस टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रैग्स लॉ पढ़ते हैं, जो एक्साइटेड डिफ्रैक्शन से होता है। कौन सा, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, जिसमें से n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है, d स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स है, एंड थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर ब्रैग एंगल है। अगर हमें ये याद आ जाता है तो भी हमको याद आ जाएगा कि ब्रैग ने दिया था, है ना। सो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, जो 11 है कि किसने जो एक्सरे ग्रेटिंग की टेक्निक है वो किसने दी थी, वो ब्रैग ने दी थी। अच्छा, एक्सआरडी जो होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, एंड जो इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत हैवी सा उसको एक्सरे डिफ्रैक्टोमेट्री बोलते हैं। तो उस पर हम लोग अपना जो पाउडर होता है, कोई भी मिनरल है मान लो उसको यूज करना है, तो उसको एकदम फाइन पाउडर की तरह ग्राइंड कर देते हैं, और ग्राइंडिंग के बाद में उसमें प्लेट्स होती हैं जिसमें वो पाउडर्स को फिल करते हैं और आर्म में उसकी फिट कर देते हैं। उसके बाद में वो पीक शो करता है, और उन पीक के एनालिसिस से हम ये देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारा ये कौन सा मिनरल हो सकता है, किस तरीके से इसकी स्पेसिंग। तो ये किस में यूज होता है, आइडेंटिफाई करने में जो अननोन मिनरल्स हैं, डिटरमाइन करने में उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और जो क्ले मिनरल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में, पॉलीमॉर्फ जैसे कि क्वार्ट, डिमाइट, क्रिस्टोबलाइट हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करने में, इनकी स्टडी करने में, फाइन ग्रेन रॉक्स को स्टडी करने में। ओके, अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि ये अदर जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं ये कौन। सो ब्रेविस, ब्रेविस से आपको क्या याद आ रहा होगा, 24 ब्रेविस लेटर्स। सो है इन्होंने 24 ब्रेविस लेटर्स दिए थे, जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टल लेटर्स का इंटू 14 फंडामेंटल टाइप्स वो दिया। नेक्स्ट ब्रैग देख लिया हम लोग। डाना, डाना हम किस में देखते हो, डाना का मोस्टली क्या पढ़ा, मिनरोलॉजी की बुक पढ़ी है। मिनरोलॉजी में भी जो उनका मिनरल का क्लासिफिकेशन होता है, तो डाना ने क्या दिया, सिस्टम ऑफ मिनरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है मिलर, मिलर में आप क्या पढ़ते हो, मिलर इंडिसेस पढ़ते हैं। सो ब्रेविस 14 ब्रेविस लेटर्स, मिलर इंडिसेस, ब्रैग्स लॉ एंड क्रिस्टल का जो एक्सरे ग्रेटिंग है, और डाना मिनरल क्लासिफिकेशन, वॉन लीव फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेशन ऑफ ऑल पॉसिबल क्लासेस ऑफ सिमेट्री वाज फर्स्ट मेड बाय, जो डेरिवेशन है जितनी भी पॉसिबल क्रिस्टल की केमिस्ट्री सिमेट्री बन सकती है उनका, तो फर्स्ट टाइम वो किसने दिया था, फेडरो, ब्रेविस, वोल्फ, हेसल। सो
जो क्रिस्टल क्लास है, क्रिस्टल क्लास को हम क्या बोलते हैं? मिनरोलॉजी में जो सिमेट्री होती है उनके बारे में स्टडी करना है अगर, तो जो क्रिस्टल क्लास है, क्रिस्टल क्लास को हम और क्या बोलते हैं? पॉइंट ग्रुप। इसके पहले हम लोगों ने इसको जो पहले वाली क्वेश्चन थे उसमें देखा था, पॉइंट ग्रुप। इस ग्रुप में जो क्रिस्टल है वो क्या करते हैं? सेम बताते हैं कि कौन कौन से क्रिस्टल हैं जो कि सेम सिमेट्री को शो करेंगे या सेम सिमेट्री एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। सो अ क्रिस्टल क्लास या फिर पॉइंट ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल, क्या देखते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल that have the same combination of symmetry element। ये जो सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट्स में कौन कौन सा आता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जो ये सिमेट्री है इन सभी को कंबाइन करके किसके रूल कौन से फॉलो कर रहे हैं हम इनको कंबाइन करने में? जो हमारे क्रिस्टलोग्राफिक रूल्स हैं। तो ये सारे के सारे क्रिस्टल क्या होते हैं? क्लासीफाई होते हैं इनटू 32 क्रिस्टल क्लासेस। तो जो ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक है, इन सब की जो क्रिस्टल क्लासेस है उनको अगर हम मिलाएं तो 32। अब जो फर्स्ट पर्सन था जिसने मैथमेटिकली डराइव की थी ऑल 32 पॉसिबल क्रिस्टल सिमेट्री क्लासेस थी, वो कौन से थे? वो थे हेसल, 1830 में इन्होंने किया था। तो इनका वर्क क्या था? इन्होंने 32 जो कॉम्बिनेशन है सिमेट्री एलिमेंट्स के किसी भी क्रिस्टल में उनको बताया था। अब अगर हम अदर ऑप्शन देखें तो फेडरूप ने क्या बताया था? जो 230 स्पेस ग्रुप है, क्रिस्टल क्लासेस 32 हैं एंड स्पेस ग्रुप कितने हैं? स्पेस ग्रुप 230 हैं। ये किसने बताया? ये बताया फेडरूप ने। नेक्स्ट ऑप्शन वुल्फ ने हमको क्या बताया था? ब्रेविस ने 14 लैटिस बताए। वुल्फ ने वुल्फ कंस्ट्रक्शन को बताया था। तो वुल्फ कंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है? ये प्रिडिक्ट करता है इक्विलिब्रियम क्रिस्टल शेप को फ्रॉम सरफेस एनर्जी। नॉन फॉर वुल्फ कंस्ट्रक्शन, और इन्होंने प्रेडिक्ट किया इक्विलिब्रियम क्रिस्टल शेप को फ्रॉम सरफेस एनर्जी। प्रेडिक्टिंग इक्विलिब्रियम शेप फ्रॉम सरफेस एनर्जीज। ओके, सो आई होप क्लियर हो गई ये क्वेश्चन भी आपका। और जो हेसल है वो तो करेक्ट आंसर ही था। सो हेसल ने क्या दिया? 32 क्रिस्टल क्लास दी। ब्रेविस ने 14 ब्रेविस लैटिस दिए। फेडरूप ने 230 स्पेस ग्रुप दिया। मिलर ने मिलर इंडिसेस दिया। ब्रैग्स ने ब्रैग्स लॉ एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन के बारे में बताया, उसकी ग्रेटिंग के बारे में। और वुल्फ ने वुल्फ कंस्ट्रक्शन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। MnAl garnet is pyrope, option 1, second spessartite, third brosuluride, fourth almandite। इनमें से कौन सा MnAl बेयरिंग गार्नेट है? सो सबसे पहले तो गार्नेट ही क्या है? कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। तो गार्नेट हमारे क्या है? नीसोसिलिकेट ग्रुप में क्रिस्टलाइज होते हैं। इनका फार्मूला क्या होता है? X3
Y2 SiO4 ये होता है हमारा फॉर्मूला। और जो इसकी एक्स साइड है, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स होते हैं डाइवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, आयरन 2+, Mn 2+। एंड जो वाई है, वाई क्या है, ट्राईवैलेंट कैटायन्स है। ट्राईवैलेंट कौन कौन आ रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम 3+, आयरन 3+, क्रोम 3+, जितने भी ट्राईवैलेंट हैं। एक्स और जो मोस्टली क्या होता है, जो एक्स वाली साइट है कैटायन की, वो डिटरमाइन करती है नेम को, कुछ में वाई की भी करती है, बट मोस्टली एक्स की करती है। अब इसमें पूछा क्या है, MnAl बियरिंग। सो एक्स की जगह अगर हम Mn को रखें एंड वाई की जगह अगर हम Al को रखें, Al2SiO4 का होल 3, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा स्पेसर टाइप। या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पेसर टाइम। ये हो गया। अब जो गार्नेट है, ये हो गया हमारा, ये तो हो गया आंसर। अब उसके बाद में जो गार्नेट मिनरल है वो 2 सीरीज में हमारे क्रिस्टलाइज मतलब बनते हैं। एक पायरेल्सपाइट ग्रुप, और थोड़ा बारिश हो रही है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो। 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 13, 14, 15 बस, उसके बाद में नहीं करेंगे हम लोग अभी, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। पायरेल्सपाइट ग्रुप एंड ओग्रेंडाइट ग्रुप। तो जो पायरेल्सपाइट है उसमें क्या होते हैं, एल्यूमिनियम गार्नेट होते हैं, लिख लेते हैं। पायरेल्सपाइट ग्रुप, एल्यूमिनियम गार्नेट। इसमें कौन कौन से आते हैं, पाइराइट, पायरोप, एल्मेंडीन, एंड स्पेसरटाइट। पायरोप में क्या होता है, Mg2 Al2SiO4 का होल 3, इस पे Mg होता है। एल्मेंडाइट में Fe3 एंड स्पेसरटाइट में Mn3। तो पायरेल्सपाइट का मतलब क्या है, पायरोप का Py, एल्मेंडाइन से Al एंड स्पेसरटाइट से SpFaMn। सो पायरेल्सपाइट सीरीज। एंड नेक्स्ट सीरीज होती है जो वो होती है ओग्रेंडाइट सीरीज। ओग्रेंडाइट में कौन कौन से होते हैं, ग्रोस्यूलर, एंड्राइट, एंड्रोडाइट एंड यूवेरोवाइट। इसमें क्या होता है, एक्स जो साइट है उस पर कैल्शियम फिक्स होता है। सो Ca3Al2SiO4 का होल 3, कैल्शियम इन सब में प्रेजेंट होगा, और जो वाई है ये बदलता जाएगा। सो एंड्राइट में क्या होता है, आयरन होता है Fe2, एंड जो यूवेरोवाइट है इस पे होता है क्रोमियम, ट्राईवैलेंट का टाइम होता है। तो ये होते हैं हमारे मिनरल्स ओग्रेंडाइट एंड पायरेल्सपाइट सीरीज में। सो अब तो आपको सारे ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, द सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो फॉर द माइका इज 1:2, 1:3, 2:3, 2:5। इसका कौन सा था, इसका स्पेसर टाइप था ना। सो 14 को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गार्नेट सीरीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब माइका किस ग्रुप में आता है, सबसे पहले हमें सिलिकेट स्ट्रक्चर देखने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि जो माइका है वो किस टाइप के सिलिकेट ग्रुप में आता है। तो माइका हमारा सीड सिलिकेट है। सीड किस में आती है, जो फाइलो सिलिकेट है। फाइलो का मतलब क्या होता है, लीफ लाइक जो सिलिकेट होती है। और लीफ कैसी होती है, फ्लेक के फॉर्म में होती है। सो
ऐसे याद रख सकते हो कि माइका सीड फॉर्म में होती है, सीड लीफ की तरह दिखती है, वो फाइलोसिलिकेट होती है। माइका बिलोंग्स टू फाइलोसिलिकेट, ओके, या फिर सीड सिलिकेट। क्लास कॉमन जो एग्जांपल है वो क्या होंगे? मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट, लेपिडोलाइट। लेपिडोलाइट क्या होता है? लिथियम बेरंग होता है। अब इसका रेशियो कितना होता है? सो इसमें रेशियो होता है हमारा 2:5। इसका फॉर्मूला क्या है? Si2O5 है ना। तो माइका में क्या होता है? ईच टेट्राहेड्रा शेयर करता है 3 of its 4 ऑक्सीजन एटम विद नेबरिंग टेट्राहेड्रा, जिसकी वजह से ये मिलता है। तो जितने भी फाइलोसिलिकेट या सिलिकेट होते हैं उनका इतना ही होता है। चाहो तो बाकी पूरे का ही कर सकते हो, तो ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बार पढ़ लिया होगा। सिलिकेट स्ट्रक्चर बेसिक है, उसको हम लोग ग्रेजुएशन से पढ़ रहे हैं। आपको नीसो आयनों में सिंगल का एंड सोरो एंड साइक्लो सिलिकेट। नीसोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट का सिंगल चैन, सोरोसिलिकेट एंड साइक्लोसिलिकेट, इन सभी में कितना ऑक्सीजन सिलिकॉन रेशियो होता है, या फिर ये कि शेयर्ड ऑक्सीजन कितना होता है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। सो आई होप आप लोग आंसर करोगे। बाकी करोगे तो है नहीं, पर कोशिश किया करो कि करो, या कम से कम और कुछ नहीं तो इतनी मेहनत तो देखा करो कि क्वेश्चन पेपर पूरा लिख रहे हैं, उसके बाद में सॉल्व कर रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं आपको। चीज़ें हमें भी पढ़नी पड़ती हैं, ढूंढनी होती हैं, कितनी डिटेल में क्या क्या ऐड कर सकें। आपको इतना छोटा सा काम करना है, कर ही सकते हो ना। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो का हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, द इन्वर्जन टेम्परेचर बिटवीन क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्रिडेमाइट, इन दोनों के बीच का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो कितना होता है? ये हमें 4 टेम्परेचर रेंज दिए हुए हैं। अब इसके पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये क्रिस्टोबेलाइट है ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अब जो हमारा सिलिका है उसके बहुत सारे पॉलीमॉर्फ हैं। सिलिका कौन कौन से? क्वार्ट्ज एक खुद ही हो गया, फिर ट्रिडेमाइट, क्रिस्टोबेलाइट, कोएसाइट, स्टेसोवाइट, ये सारे के सारे अलग अलग टेम्परेचर रेंज में बनते हैं। जो हम सिलिका से वाला डायग्राम देखते हैं ना, फेज डायग्राम देखते हैं SiO2 का, उसमें हम सारे के सारे देखते हैं कि कौन कहाँ पर बनता है, पर हम यहाँ पे फेज डायग्राम नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो जो अल्फ़ा क्वार्ट्ज कितने में बनता है? बिलो 573 डिग्री सेल्सियस। बीटा क्वार्ट्ज ये बनेगा एट 573 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्रिडेमाइट स्टेबल होता है 863 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्रिस्टोबेलाइट ये स्टेबल होता है 1470 डिग्री सेल्सियस। सिलिका मेल्ट जनरेट होता है 1713 डिग्री सेल्सियस। ये ट्रांजिशन होता है। अब जो ट्रांजिशन है बिटवीन किसका? ट्रिडेमाइट एंड क्रिस्टोबेलाइट, वो कहाँ पे होगा? ट्रिडेमाइट एंड क्रिस्टोबेलाइट यहाँ पे होना चाहिए 1470 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन्वर्जन टेम्परेचर क्या कहलाता है? इसमें इनने क्या पूछा है? इन्वर्जन टेम्परेचर पूछा है, ये देखो। सो इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई एक पॉलीमॉर्फ है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू अनदर पॉलीमॉर्फ विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर, so inversion temperature is the temperature at which one polymorph transform into another without changing
its chemical composition. सो अल्फा क्वार्ट टू बीटा क्वार्ट कितने में होगा? अल्फा से बीटा 573 डिग्री, बीटा से टू ट्रिडिमाइट 67 डिग्री, ट्रिडिमाइट टू क्रिस्टोबेलाइट एट 1470 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही? 1470 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी. 15 का हो गया ऑप्शन नंबर 3, आंसर सी करेक्ट होगा. इनके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो ट्रिडेमाइट हो गया. स्टेसोवाइट जो होता है वो कैसा होता है? इम्पैक्ट की वजह से बनता है. जो बारिश बहुत तेज़ हो गई तो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, सुनाई नहीं देगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर देना और ट्राई करना कि आप होमवर्क को लिखो. एक का ही लिखो, पूरे का नहीं लिखना है. किसी का तो लिखा करो, कुछ तो जवाब दिया करो कभी. चलो, सो थैंक यू.